नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर में हमारी क्लासेस चल रही है आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हम अभी सिलेबस एनालाइज कर चुके हैं इसका। जिन मित्रों ने इसका सिलेबस एनालाइज वाला जो सेशन नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, या फिर दोस्तों आपके एंड स्क्रीन पर भी जब ये लेक्चर खत्म होगा तो एंड में भी आपको डिस्प्ले होगा, वहां से क्लिक करके भी उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जरूरी है सिलेबस एनालाइज देखना कि इससे पता चलता है कि हम इस पूरी सीरीज में कौन कौन से कंसेप्ट, कौन कौन से टॉपिकों को कवर करने वाले हैं। मैं बता दूं दोस्तों आपको कि प्रथम लेक्चर में भी हमने बताया था आधुनिक इतिहास की इस कंप्लीट सीरीज को हम दो भागों में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बीए के सिलेबस के अंतर्गत इसे दो भागों में ही दिया गया है, क्योंकि एक भाग में कवर करना पॉसिबल नहीं था। तो प्रथम भाग में दोस्तों हम 1740 से 1857 तक के पार्ट को कवर करेंगे, और सेकेंड पार्ट में हम 1858 से लेकर 1950 अर्थात जब हमारा संविधान लागू हो गया था तब तक का जो पार्ट रहेगा आधुनिक इतिहास का, उसे हम कवर करेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा पहला भाग चल रहा है, प्रथम पार्ट चल रहा है। प्रथम पार्ट का ये सेकेंड लेक्चर होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे भारत में राजनीतिक प्रवृत्तियों की। हम देखेंगे कि शुरुआती दौर में अर्थात जब आधुनिक इतिहास की जब सीरीज स्टार्ट होती है, आधुनिक इतिहास का जब काल स्टार्ट होता है, तो उस समय में भारत की में राजनीतिक स्थिति कैसी थी, भारत की मतलब भारत में किस किस प्रकार की राजनीतिक प्रवृत्तियां पनप रही थी। अब जो दोस्त शुरुआती दौर में हैं, जिनको बिल्कुल नहीं पता, इतिहास में बहुत ज्यादा कमजोर है, वो विशेष करके 1 मिनट मेरी एक बात को समझ ले, तो जिससे आपका ये क्रम बन जाएगा, आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी आपके दिमाग में जो भी है वो। सुनिए दोस्तों, हम पूरे इतिहास को हम भारतीय इतिहास को तीन भागों में, विशेषकर तीन भागों में पढ़ते हैं, तीन पार्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्रम आता है वो आता है दोस्तों प्राचीन इतिहास का। ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास, और उसके बाद में जो इतिहास आता है उसको हम बोलते हैं आधुनिक इतिहास। क्लियर है। बीए के छात्रों को अधिकतम यूनिवर्सिटियां जो प्राचीन इतिहास है पहले वाला पार्ट, उसको फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया जाता है। सेकेंड ईयर में मध्यकालीन इतिहास वाला पार्ट पढ़ा दिया जाता है, और थर्ड ईयर में आधुनिक इतिहास पढ़ाता है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों प्राचीन अर्थात प्रारंभिक समय से लेकर के दोस्तों लगभग 600 शताब्दी तक का जो काल माना जाता है उसे हम प्राचीन इतिहास के नाम से जानते हैं। 600-700 शताब्दी से लेकर के दोस्तों 1700 या 1800 शताब्दी के मध्य का जो काल होता है उसे हम मध्यकालीन इतिहास के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में 1800 से लेकर के या 1700 से लेकर के लगभग चलता है इसमें दोस्तों, तो लगभग 1700 से लेकर के 1950 या वर्तमान तक का जो काल होता है उसे हम आधुनिक इतिहास के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ ना। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, चूंकि बीए थर्ड ईयर के अंदर बात कर रहे हैं, इस कारण से हम इतिहास के अंतिम पार्ट पर डिस्कस कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। और इस आधुनिक भारत का इतिहास भी बहुत लंबी प्रक्रिया होने के कारण इसे भी हम दो भागों में पढ़ने वाले हैं। पहले भाग में हम बात करेंगे 1740 से लेकर के 1857 तक, और इसके अगले वाले पार्ट में दोस्तों हम बात करेंगे 1858 से 1950 तक की कहानी पूरी। क्लियर है ना। चलिए, तो अब जो आपको वीडियो मिलेंगे, जो लेक्चर मिलेंगे ना, वो भी दो पार्ट में मिलेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। दोस्तों यहां पर देखिए, दिख रहा है आपको, यहां पर हमने स्पष्ट लिख दिया है प्रथम पार्ट पार्ट वन। ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 वाली सीरीज अलग चलेगी और पार्ट 2 वाली सीरीज अलग चलेगी, वो भी आपको कल से उसके लेक्चर भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो शुरुआत करें दोस्तों। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले क्या क्या बात करने वाले हैं, ये आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, देख सकते हैं आपकी भारत में राजनीतिक प्रवृत्तियां। तो भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, तो इसके अंतर्गत दोस्तों हम देखेंगे 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, मुगल साम्राज्य की स्थिति, कर्नाटक, बंगाल, इन सभी स्थितियों पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, बहुत टाइम हो गया है, शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करें उससे पहले 10 से 15 सेकंड में आपको बताना चाहता हूं, जो मेरे दोस्त बीए कंप्लीट करने के बाद में
जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो जल्दी से प्रज्ञान हिंदी जीके चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निशुल्क रूप से विद नोट्स आपको करवाई जाएंगी। दोस्तों आपकी कमेंट भी आती है, आपने कहा कि सर कंटिन्यू क्लास प्रज्ञान पे भी नहीं मिल पा रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वहां पर अभी आपकी ज्वाइनिंग बहुत कम है। अगर अभी आपकी क्लासेस ले ली गई तो बहुत सारे स्टूडेंट का नुकसान हो जाएगा, इसलिए बहुत धीरे धीरे वहां पर क्लास ली जा रही है ताकि आपका डिस्टर्बेंस भी कम हो जाए, आपका समय भी बचता चले, क्योंकि अभी आपके एग्जाम भी चल रहे हैं। इस कारण से हम थोड़ा सा होल्ड करके वहां पर क्लास ले रहे हैं। जल्दी से ज्वाइन कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट्स वगैरह सब फ्री मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो पहले यूनिट की पहला टॉपिक है आज का 18वीं शताब्दी के मध्य भारत में राजनीतिक प्रवृत्तियां, आप सभी को पता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों सारांश, तो यहीं से हमारी क्लास होती है प्रारंभ। चलिए, अब इस पूरे पार्ट को दोस्तों एक कहानी के रूप में हमें पूरा समझना है। पूरा इतिहास सिर्फ एक कहानी है, सिर्फ एक कहानी है, एज ए स्टोरी। अगर आपने समझा इतिहास को तो यकीन मानिए जीवन में कभी भी आप इन घटनाओं को भूल नहीं पाएंगे, और अगर आपने रटने का प्रयास किया है तो यकीन मानिए एग्जाम तक भी आप याद नहीं रख पाएंगे, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पूरे आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 18वीं शताब्दी है, 18वीं शताब्दी थी, उस 18वीं शताब्दी के मध्य में, बीच में 18वीं शताब्दी खत्म नहीं हुई थी बल्कि आधी ही हुई थी। तो 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, कि भारत में जो राजनीतिक प्रवृत्तियां थी, जो राजनीतिक शक्तियां थी, वो कैसा कैसा अपना कार्य कर रही थी, कौन कौन थे वो, ठीक है। राजनीतिक रूप से प्रभुत्व जो शक्तिशाली संस्थाएं थी वो कौन कौन थे, क्लियर है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की स्थिति। इसी 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की क्या स्थिति थी, कर्नाटक की क्या राजनीतिक दशा थी, बंगाल की राजनीतिक दशा क्या थी, ठीक है ना। इन 4 बिंदुओं के माध्यम से कंप्लीट करेंगे अपना आज का लेक्चर, ठीक है। चलिए काफी टाइम हो गया, अब शुरुआत करते हैं सेशन की। दोस्तों यहां से ये एग्जाम के जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों ये, ठीक है ना। यहीं से कंप्लीट करते हुए चले। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम पॉइंट की, किसकी, 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति की। अब इसको कुछ इस प्रकार से समझिए दोस्तों आप, 18वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी से पहले की अगर हम बात करें तो मुगल सल्तनत की स्थापना भारत में हो चुकी थी और मुगल साम्राज्य बहुत अच्छे से चला आ रहा था भारत में, है ना। भारत की दिल्ली सल्तनत पर मुगलों का आधिपत्य था। मुगल साम्राज्य पूरे व्यवस्थित रूप से अपनी चरम सीमा पर था। लेकिन जैसे ही 18वीं शताब्दी की शुरुआत होती है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब से पहले जितने भी मुगल सम्राट रहे हैं, मुगल सुल्तान रहे हैं, बहुत शक्तिशाली रहे हैं, परंतु मुगल साम्राज्य का जो अंत माना जाता है या जो समाप्ति मानी जाती है दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मानी जाती है। कि औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होती है 1707 में, उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के बाद में जो भी मुगल साम्राज्य के अंदर जो भी शासक बनकर आया वो इतना न शक्तिशाली था, न चतुर था, है ना। तो ये स्थिति जो 18वीं शताब्दी की रही थी, 18वीं शताब्दी में चूंकि औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी होती है और इस काल में अब भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत उलझी हुई थी, कि भारत को एक सशक्त शासक नहीं मिल पा रहा था जो पूरे भारत पर कंट्रोल करके अर्थात पूरे भारत का शासन संभाल सके, है ना। तो इस समय मुगल साम्राज्य पूरी तरह से बिखर चुका था। मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में बिखर चुका था पूरी तरह से, और मराठा शक्ति चरम पर थी। अब इस समय मराठाओं का आधिपत्य बहुत चरम पर था, क्योंकि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो दोस्तों उसके बाद में, हालांकि औरंगजेब के समय से ही मराठा युद्ध होते रहते थे, मराठाओं के आक्रमण होते रहते थे, परंतु जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई वैसे ही मराठाओं के आक्रमण और तीव्र गति से बढ़ गए और बहुत सारे राज्यों को स्वतंत्र करवा लिया। बहुत सारे राज्यों पर, प्रांतों पर जो है, जो मुगल सल्तनत के अंडर में थे उन पर मराठों ने कब्जा कर लिया, उन पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य में मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न होकर बिखर रहा था। वहीं मुगल माफ करना मराठा शक्ति जो है अब चरम पर आ चुकी थी।
यूरोपीय जातियों ने कई स्थानों पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए थे और इन यूरोपीय कंपनियों ने 18वीं शताब्दी के मध्य तक तो केवल व्यापार पर ही ध्यान केंद्रित रखा और अधिकतम लाभ कमाने का प्रयास किया, किंतु इसके बाद वे भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का सपना देखने लगे। परिणाम स्वरूप कर्नाटक, मद्रास, बंगाल आदि में संघर्ष होना शुरू हो चुका था। तो ये कहानी थी, अर्थात ये स्थिति थी 18वीं शताब्दी में भारत की। मुगल साम्राज्य खत्म हो रहा था, मराठा साम्राज्य चरम पर था, ठीक है। और जब भी कोई चरम पर होता है, मतलब अंतिम स्टेज पर होता है, तो फिर उसका गिरना तय होता है ना। अब इस 18वीं शताब्दी के समय में ही जो यूरोपीय कंपनियां 17वीं शताब्दी में ही भारत में आ चुकी थी, उन लोगों ने अपने व्यापारिक केंद्र भारत में स्थापित करना प्रारंभ कर दिया, है ना। अब हालांकि उन्होंने 18वीं शताब्दी तक तो जो यूरोपीय कंपनी आई थी, उन्होंने सिर्फ व्यापार पर ही ध्यान दिया, कि उन्होंने स्पष्ट कहा भी कि हम सिर्फ व्यापार ही करेंगे। लेकिन 18वीं शताब्दी जैसे खत्म होने लगी, वैसे वैसे उनकी अब इच्छाएं और बढ़ने लगी, और अब वो चाहते थे कि अब भारत में सिर्फ व्यापार नहीं करना है, बल्कि भारत पर शासन करेंगे हम लोग, है ना। तो ये इच्छाएं अब उनकी जागने लगी थी, और इन महत्वाकांक्षाओं के कारण ही अब भारत में फ्रांसीसियों के बीच में, अंग्रेजों के बीच में, मराठों के बीच में, मुगलों के बीच में, विभिन्न पक्षों के बीच में अब संघर्ष होना प्रारंभ हो चुका था, ठीक है। तो ये कहानी थी 18वीं शताब्दी के मध्य की भारत में राजनीतिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत, ठीक। अब ये कहानी आगे बढ़ती है। अब इसमें हम बात करते हैं दोस्तों, इसी में 18वीं शताब्दी के मध्य में ही मुगल साम्राज्य की वास्तविक क्या स्थिति थी। तो आइए जरा इसको थोड़ा सा हम समझते कुछ शब्दों के माध्यम से। जैसा कि हमने आपको प्रथम में बताया कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है ना। कहानी की तरह समझते चलना दोस्तों। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और इस मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य बिखरने लगता है। इससे साम्राज्य की शक्ति पूरी तरह कमजोर होने लगती है, ठीक। इसके अलावा 1739 में जरा देखिए, जैसे तैसे औरंगजेब के जाने के बाद में जैसे तैसे मुगल साम्राज्य चल रहा था, बस चल रहा था, कोई भी चला रहा था। लेकिन 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अब जैसे ही भारत पर आक्रमण करा नादिर शाह ने, तो उसने डायरेक्टली दिल्ली पर आक्रमण करा, और इस आक्रमण के करने से मुगल सम्राट की जो निर्बलता थी वो सिद्ध हो गई, कि मुगल सम्राट बिल्कुल भी मतलब निर्बल है, पूरी तरह से निर्बल है। उसके पास में इतना कोई वो विशेष विद्वान या शक्तिशाली नहीं है कि वो अब किसी विदेशी आक्रमण का जो है सामना कर सके, ठीक है ना। तो इसके बाद से ही अब जैसे ही देखिए औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, पहली घटना तो कि औरंगजेब तक शासन सही साथ चल रहा था मुगल सल्तनत का, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य जो है छिन्न होने लगा, है ना, पतन होने लगा। और इसी में जलते में घी डालने का काम किसने किया? नादिर शाह के आक्रमण ने। तो नादिर शाह ने जैसे आक्रमण किया, तो अब मुगल सम्राट की पोल खुल गई कि ये बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं है, इस पर आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है, ठीक है ना। अब इसके बाद से ही कई सारे प्रांत जो थे, जो मुगल सल्तनत के अंडर में थे, वो स्वतंत्र होने लग गए। मुगल साम्राज्य की इस स्थिति का लाभ अब अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने उठाया। अब जो मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, जिसकी वजह से अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग कंपनियां जो थी वो दबी हुई थी औरंगजेब के कारण, लेकिन औरंगजेब के जाने के बाद में अब ये प्रभाव में आने लग गए, और अब ये भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का सपना देखने लगे, ठीक है। अब इन कंपनियों ने ही कर्नाटक और बंगाल में अपनी गतिविधियां अब तेज करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि जब नादिर शाह जैसा आक्रमणकारी दिल्ली पर सीधे आक्रमण करके दिल्ली को लूट सकता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुगल सम्राट जो भी है वो बहुत कमजोर हो चुका है, बहुत कमजोर है। तो अब ये कंपनियों का जो हिम्मत थी कंपनियों की, इन अंग्रेजों की या फ्रांसीसियों की, इनकी हिम्मत बढ़ गई, है ना। और अब वो भी भारत पर शासन करना चाहते थे, जिससे कि उनको अधिक से अधिक लाभ हो। और दक्षिण भारत की अगर हम बात करें,
तो औरंगजेब था उस समय में ही कई सारे युद्ध वहां पर होते थे। उन युद्धों के कारण पूरा दक्षिण भारत में अराजकता की स्थिति थी, अव्यवस्था की स्थिति थी। और औरंगजेब के बचाने के बाद में तो ये दक्षिण भारत पूरी तरह से अराजकता का शिकार बन गया, चारों तरफ बर्बादी फैल गई, है ना। और मराठों ने दक्षिण में मुगलों की शक्ति को भारी धक्का पहुंचाया, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण में मुगल सत्ता का अंत हो गया। ठीक है, तो दक्षिण भारत में पूरे भारत में मुगल सल्तनत स्थापित थी, लेकिन दक्षिण भारत में अब मुगल सल्तनत भी खत्म हो गई औरंगजेब के जाने के तुरंत बाद ही। ठीक, अब हम बात करेंगे कर्नाटक की राजनीतिक दशा की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात और देख लेना, मुगल सम्राट मतलब मुगल साम्राज्य की जो स्थिति रही 18वीं शताब्दी में, उसमें विशेषकर इतना डाटा आपके लिए सफिशिएंट है। मुगल साम्राज्य के लिखने के में तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। ये सबके सब जितने पॉइंट दे रखे मैंने आपको, ये सब की पॉइंट है, की वर्ड है सबके सभी, जो आपकी स्टोरी को हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। इसमें बस आपको विशेष बातें क्या याद रखनी है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में हुई थी। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मराठाओं का भी उत्कर्ष हुआ, उनकी शक्ति भी चरम पर आ गई। नादिर शाह का भी आक्रमण हो गया, जो कि बहुत पिछले कई सालों से सोच के बैठा हुआ था भारत पर आक्रमण, लेकिन औरंगजेब के कारण कर नहीं पा रहा था। अब उसने भी आक्रमण करके दिल्ली को लूट लिया। जो अंग्रेज और फ्रांसीसी जो भारत में थे व्यापार कंपनियों के रूप में, वो भी औरंगजेब के कारण दबे हुए पड़े थे। लेकिन अब औरंगजेब के बन जाने के बाद में जैसे ही मुगल साम्राज्य का जो शासक था वो कमजोर सिद्ध हुआ नादिर शाह के आक्रमण के कारण, वैसे ही अब ये यूरोपीय कंपनियां भी उठकर आगे बढ़ने लगी और अब कई जगह जगह संघर्ष करके और अधिक क्षेत्रों पर अधिकार करने लग गई, है ना। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत पूरी तरह से मुगल साम्राज्य के हाथों से चला गया, मराठों ने छीन लिया। तो ये स्थिति मुगल साम्राज्य की उस समय थी, 18वीं शताब्दी में लगभग वो समाप्त होने लग गई थी। ठीक है, अब अगर हम कर्नाटक की, विशेषकर कर्नाटक की बात करें दोस्तों, तो कर्नाटक उस समय, देखिए जरा इससे पहले आप थोड़ा सा इस मैप पर ध्यान देंगे, आप लोग थोड़ा सा मैप पर ध्यान देंगे, इंडिया का मैप है ये, है ना। जो तट आप ये देख रहे हैं, ये जो इधर का जो तट है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है ना कि ये पूरा क्षेत्र यहां से लेकर यहां तक का पूरा क्षेत्र समुद्र से घिरा हुआ है। क्लियर है। तो इस साइड का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं तट, ये पश्चिमी जो तट देख रहे हैं समुद्र का, इसको दोस्तों हम बोलते हैं कोरोमंडल का तट। कोरोमंडल तट क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। और इधर का जो तट है, इधर का जो तट है, ये कहलाता है मालाबार का तट। बस इतना सा बोलना, इतना सा बताना मेरा उद्देश्य था विशेष करके। ये जो तट आप पश्चिमी तट देख रहे हैं, वो तट है आपका कोरोमंडल, बस इसको याद रखना है। ठीक है, बहुत सारे दोस्त कमेंट करके बोलते हैं कि सर ये पूर्वी तट को क्या बोलेंगे, तो वो मालाबार तट कहलाता है। अब इसमें हम बात करने वाले हैं कोरोमंडल तट की। ठीक है, चलिए अब जरा इस कर्नाटक की कहानी को शुरू करते हैं। कर्नाटक की कहानी को शुरू करते हैं। इसमें कर्नाटक, कोरोमंडल का जो तटीय प्रदेश था कर्नाटक, कर्नाटक कहां पर है? ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कर्नाटक है दोस्तों। ये कर्नाटक वर्तमान में कर्नाटक राज्य है, लेकिन उस समय ये पूरा ये क्षेत्र कर्नाटक कहलाता था। ठीक है ना। तो उस समय कोरोमंडल का जो तटीय प्रदेश था वो कर्नाटक कहलाता था। कर्नाटक पर नवाब का शासन था तथा उसकी राजधानी अर्काट थी। अब ये सब बताने वाले हैं आपको कौन नवाब था। तो कर्नाटक, बस आपको यहाँ पर याद कर रखना है कि कर्नाटक कहाँ पर था, कोरोमंडल तट को ही हम कर्नाटक के नाम से जानते थे। और कर्नाटक पर नवाब का शासन था और उस नवाब की राजधानी थी अर्काट। क्या राजधानी थी? अर्काट। इस अर्काट शब्दों को याद रख लीजिए क्योंकि बार बार आपके सामने आगे आने वाला है ना। तो कोरोमंडल तट पर 3 बस्तियां थी। इस पूरे कोरोमंडल तट पर 3 विशेष बस्तियां थी, नेगापट्टम, पौंडीचेरी और मद्रास। नेगापट्टम डचों के अंडर में थी, वहीं पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के और मद्रास अंग्रेजी कंपनी के अंडर में थी। ठीक है ना। कर्नाटक की कहानी अब होती है शुरू। 1732 में कर्नाटक का जो नवाब था दोस्तों, वो दोस्त अली खान था। कौन था? दोस्त अली खान, जिसने अर्काट का पूरा कामकाज अपने पुत्र सफदर अली और दामाद चांदा साहब के हाथों में छोड़ रखा था। और 1736 में तृष्णापल्ली पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया और सफदर अली को अर्काट और चांदा साहब को तृष्णापल्ली का शासक बना दिया। अब जरा कहानी क्या है। 1732 के समय में कर्नाटक की राजधानी क्या है? अर्काट। इसलिए अब हम बार बार कर्नाटक ना बोल करके अब क्या बोलेंगे? अर्काट बोलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है। तो कर्नाटक का नवाब कौन था दोस्तों? दोस्त अली खान।
दोस्त अली खान का एक पुत्र था जिसका नाम था सफदर अली खान। क्या नाम था? सफदर अली खान। और इस दोस्त अली खान का ही एक दामाद था जिसका नाम था चांदा साहब। इन दोनों के हाथों में ही पूरा कामकाज, अपने पूरे कर्नाटक का पूरा कार्य कामकाज पुत्र पुत्र और अपने दामाद के हाथों में इन्होंने सौंप रखा था। ये दोनों ही पूरा कामकाज देखते थे। इसी बीच में सफदर अली और चांदा साहब दोनों ने मिलकर के दोस्तों तृष्णापल्ली पर भी आक्रमण करके उसे भी अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है। अब जैसे ही तृष्णापल्ली इनके अधिकार में आया तो अब सफदर ने कहा कि साहब मैं कर्नाटक पर राज करूंगा, अर्थात अर्काट में बैठूंगा, और आप चांदा साहब जो कि दोस्त अली खान का दामाद था उसे कहा कि आप तृष्णापल्ली चले जाइए, तृष्णापल्ली पर शासन कीजिए। इस प्रकार से दोनों ने अपने अपने शासन को बांट लिया। यहां तक की कहानी क्लियर है ना। अब कहानी आगे बढ़ती है 1740 में। किसमें? 1740 में। अब आते हैं हम 1740 में। तो 1740 में मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। किसके नेतृत्व में? रघुजी भोसले के नेतृत्व में। तो 1740 में मराठों ने रघुजी भोसले के नेतृत्व में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और मराठों ने अर्काट पर अधिकार, अर्थात अर्काट जो कि कर्नाटक की राजधानी थी उस पर अधिकार करके उस पर अधिकार कर लिया। और जो सफदर वहां का नवाब था उसे संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है भाई, अर्काट पे मराठों ने हमला किया, उसको हरा दिया, किसको? सफदर को, जिसका जो नवाब था वहां का, है ना, उसको हरा दिया। हराने के बाद में उसे संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब मराठों ने कर्नाटक पर अधिकार नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब हम यहाँ पर शासन चलाएंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आप हमसे संधि कर लीजिए, जो हमारी इच्छाएं उनको पूरा कर दीजिए, हम आपको वापस स्वतंत्र कर देंगे। तो इस पर सफदर अली सहमत हुआ और सफदर अली ने कहा कि ठीक है साहब, बताइए आपकी क्या शर्तें हैं। तो शर्तों में बताया उन्होंने, मराठों ने कहा कि हमें 40,000 रुपए तो युद्ध का हार जाना चाहिए, जो हमने युद्ध में खर्चा किया है वो खर्चा चाहिए हमें 40,000 रुपए। तो इस पर सफदर ने कहा कि ठीक है साहब, ये 40,000 आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा और आपकी क्या डिमांड है? तो मराठों ने कहा कि हमें नियमित रूप से वार्षिक आधार पर, प्रति वर्ष के आधार पर चौथ अदा करना होगा, जो कि एक स्पष्ट राशि के रूप में होती है। ठीक है, प्रति वर्ष इनको देना होता है। और इसके अंतर्गत दोस्तों उस राज्य की जो है सुरक्षा का वादा मराठा करते थे, है ना। तो ये संधि करने के बाद में ये युद्ध समाप्त हो गया। उधर अगले साल ही, अभी देखिए कहानी कहाँ की थी, ये कहानी कहाँ की थी? अर्काट की। अभी एक शासक और बचा हुआ, तृष्णापल्ली, है ना, जिस पर कि चांदा साहब का अधिकार है। तो अगले साल ही 1741 में मराठों ने तृष्णापल्ली पर भी आक्रमण कर दिया और यहाँ चांदा साहब को बंदी बना लिया। ठीक है ना। अब कहानी थोड़ी सी और आगे चलती है। अब मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण करके सफदर से संधि की थी। सफदर को वहीं का नवाब रहने दिया था। लेकिन अब क्या होता है दोस्तों, थोड़ा और समय व्यतीत होता है। अब सफदर को लगता है कि मैं अर्काट में स्वतंत्र नहीं हूं, उसको मतलब असुरक्षा महसूस होती है। और सफदर क्या करता है कि वो अपने बहनोई के यहाँ पर भाग के चला जाता है, जिसका नाम है मुर्तजा। उसका बहनोई के यहाँ पर, बहनोई कहां पर? बेल्लोर में रहता है वो। तो अर्काट से सफदर अली अर्काट से बेल्लोर चला जाता है अपने बहनोई मुर्तजा के यहाँ पर, जहां पर मुर्तजा के मन में लालच आ जाता है कि कर्नाटक का नवाब मेरे यहाँ पर भागकर आया है सुरक्षा के लिए। तो उसका बहनोई जो मुर्तजा था वही सफदर अली की हत्या कर देता है और उसकी हत्या करके अब वो अर्काट आ जाता है। कौन? मुर्तजा। सफदर अली का भाई जो बहनोई था वो आ जाता है कर्नाटक में, अर्काट में आकर के वो कोशिश करता है कि जो शासन को हम हड़प ले। लेकिन वहां की जनता ये होने नहीं देती है। जनता में मुर्तजा का बहुत भयानक रूप से उसका तिरस्कार होता है, उसका विरोध किया जाता है जनता के द्वारा, जिससे घबरा करके वो अर्थात मुर्तजा कर्नाटक से अर्थात अर्काट से भाग जाता है। ठीक है, ये जनमत के विरोध के कारण मुर्तजा वहां से भाग जाता है ना। और जनता जनमत के आधार पर ही सफदर के पुत्र को, जिसे मुर्तजा ने मार दिया था, सफदर का जो पुत्र था एक मोहम्मद
उसको जो है अर्काट का नवाब बना देते हैं। कौन? जनता बनाती है जनमत के आधार पर। ठीक है, तो अब जरा देखिए कर्नाटक में सबसे पहले कौन था? दोस्त अली। दोस्त अली के बाद में कर्नाटक का नवाब कौन बना? सफदर अली खान। सफदर अली खान के बाद में किसने प्रयास किया? मुर्तजा ने। मुर्तजा के बाद में अब वास्तविक रूप से शासक कौन है वहां का? मोहम्मद। ठीक है ना, मोहम्मद। तो मोहम्मद खान अब यहाँ का जो है अब कर्नाटक का नवाब है। ठीक है ना। ये जो इस बीच में जितनी भी राजनीतिक स्थितियां उलटफेर हुई है, जो परिस्थितियां बहुत डामाडोल रही है, सफदर का कर्नाटक छोड़ के भाग जाना, अब इससे क्या हुआ? पूरी राजनीतिक व्यवस्था जो है तहस नहस हो गई थी, पूरी ढीली पड़ गई थी। तो यहाँ पर एक अराजकता पूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई और इसी अराजकता पूर्ण स्थिति का निजाम ने लाभ उठाया और समय देखकर कर्नाटक और तृष्णापल्ली दोनों पर आक्रमण कर दिया। फाइनल वॉर कर्नाटक और तृष्णापल्ली दोनों पर एक साथ किसने? निजाम ने आक्रमण किया। आक्रमण करके उसको अपने अधिकार में ले लिया और अब निजाम ने क्या करा? अनवरुद्दीन को कर्नाटक का शासक बना दिया। किसको? अनवरुद्दीन को। अब फाइनली रूप से अब 18वीं शताब्दी में फाइनली कौन शासक बन चुका है? अनवरुद्दीन बन चुका है। कहाँ का? कर्नाटक का। तो 18वीं शताब्दी के बीच में दोस्तों कर्नाटक की ये स्थिति देखने को मिली थी। ठीक है, अब ऐसी ही कुछ स्थिति दोस्तों बंगाल में भी देखने को सामने आई है। बंगाल में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति थी। अब जरा देखिए बंगाल की स्थिति और ज्यादा भयानक थी। अब देखिए जो स्थिति यहाँ पर ये पूरी डामाडोल हुई है, जो वास्तविक शासक था उसकी हत्या कर दी गई, हत्या करने के बाद कोई और हड़प रहा है, भाग रहा है, इन सब स्थितियों का जो स्थिति अराजकतापूर्ण स्थिति रही है, इस स्थिति का ही अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, डचों ने फायदा उठाया और भारतीय राजनीति में प्रवेश करने का प्रयास किया। और इन अंग्रेजों की जो महत्वाकांक्षाएं बड़ी थी ना भारत पर अधिकार करने की, वो इन्हीं स्थितियों के कारण बड़ी थी। अगर ये अराजकता जैसी स्थिति नहीं होती राजनीति में तो उनकी औकात नहीं थी कि वो भारत पर अधिकार कर लेते, भारतीय राजनीति पर अधिकार कर लेते, भारत में शासन चला पाते। उनकी हैसियत दोस्तों वास्तविक रूप से नहीं थी। अगर एक राजा भी डटकर अंग्रेजों का सामना करता, जो वास्तविक रूप से करते भी आए थे हालांकि, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि मुगल सल्तनत में भी औरंगजेब की मृत्यु के बाद में वहां पर कंटिन्यूअसली कई षड्यंत्र चल रहे हैं, कोई कुर्सी पद से हटा रहा है, कोई किसी की हत्या कर रहा है, ये सब चलता रहा। और इसी स्थिति के कारण ही अंग्रेजों की हिम्मत बढ़ी और उन्होंने जो धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश कर लिया, है ना। सबसे पहले वो किंग मेकर बने, नवाब बनाने वाले बने, किंग मेकर। ठीक है, और धीरे धीरे किंग मेकर बनने के बाद में फिर धीरे धीरे सारे जो जितनी भी व्यवस्थाएं थी, राजनीतिक व्यवस्थाएं, कानूनी व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाओं को अपने हाथ में उन्होंने ले लिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से बंगाल की भी कुछ स्थितियां थी दोस्तों। तो बंगाल को भी इसी प्रकार से हम समझने का प्रयास करते हैं। बंगाल उस समय मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली प्रांत था दोस्तों। किसका? मुगल साम्राज्य। हाँ, एक बात आप विशेष याद रखें कि उस समय में, आधुनिक समय में की अगर हम बात करें 18वीं 19वीं शताब्दी की बात करें दोस्तों, जब तक अंग्रेजों ने बंगाल को नहीं लूटा था तब तक की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में अगर शक्तिशाली कोई प्रांत था तो वो बंगाल ही था। और अब चूंकि बंगाल को दो भागों में अंग्रेजों ने ही बांटा था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, और जो पूर्वी बंगाल था, जो पूरब का हिस्सा था, उसको तो बांग्लादेश बना दिया है और पश्चिम बंगाल को तो आज भी भारत में है ना, भारत के एक राज्य के रूप में, जिसे हम आज भी पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, है ना। तो बंगाल उस समय मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली प्रांत था या सूबा था। 1727 में दोस्तों थोड़ा सा नाम याद रखने का प्रयास करेंगे आप लोग। नाम याद रख लिए तो आपका पूरा मैटर एकदम क्लियर होता चलेगा। ठीक है जी, अब मैं साइड में हो जाया करूंगा, डाटा पीछे आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं गायब हो जाता हूँ ताकि ये डाटा आपको क्लियर दिखता रहे, है ना। थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता हूँ मैं, ये लोग गायब हो गए। चलिए अब जरा यहाँ पर इस कहानी को थोड़ा समझना। 1727 में सुजाउद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब था। ठीक है ना, बंगाल का नवाब बनता है। उसने क्या करा? बिहार प्रांत को भी बंगाल में मिला लिया और अली वर्दी खां को वहां का नायब नाजिम नियुक्त किया। अब ये कुछ नाम है, इनको विशेष आप याद रखेंगे। सबसे पहले
बंगाल का नवाब कौन था दोस्तों? 1727 की बात कर रहा हूं मैं। 1727 में बंगाल का नवाब था सुजाउद्दौला, और सुजाउद्दौला ने अपना एक विशेष अधिकारी बनाया अलीवर्दी खां को, जिसे बोला जाता था नायब नाजिम। नायब नाजिम मतलब मुख्यमंत्री बनाया था। मुख्यमंत्री जो उसको विशेष सलाह देने का कार्य करता था, ठीक है। लेकिन 1739 में सुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती है। कब? 1739 में सुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में उसका पुत्र सफदरगंज माफ करना सरफराज बंगाल का नवाब बनता है। कब बनता है? 1739 में सुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद में सरफराज, जो कि सुजाउद्दौला का पुत्र था, वो बंगाल का नवाब बन जाता है। परंतु 1740 में ही, मतलब अगले साल ही, अलीवर्दी खान ने क्या किया? सरफराज के विरुद्ध षड्यंत्र किया और उसे कुर्सी से हटा दिया, सिंहासन से हटा दिया, और खुद अधिकार कर लिया। किसने? अलीवर्दी खान ने। और अलीवर्दी खान को किसने लगाया था काम पर? सुजाउद्दौला ने लगाया था, ठीक है ना। तो सुजाउद्दौला ने अलीवर्दी खान को रखा था। अलीवर्दी खान ने सुजाउद्दौला के पुत्र सरफराज को ही जो है सिंहासन से हटा करके खुद शासन करने लग गया। अब चूंकि अलीवर्दी खान सरफराज एक शासक को हटा रहा, भाई तो एक कुशल शासक होगा वो, है ना। तो एक कुशल शासक था। उसके शासन काल में मराठों ने कई आक्रमण किए मराठों ने, जिसके इस स्थायी समाधान के लिए, हालांकि उसमें चातुर्य भी था, है ना, उसमें बहुत चातुर्य था। तो उसने क्या किया, वो अलीवर्दी का समझ गया कि मराठों के आक्रमण का सामना हम बार बार नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने क्या किया कि कुछ आक्रमण हुए, उसी से प्रभावित होकर उसने मराठों के साथ में संधि कर ली, और मराठों को अब जो है 12 लाख रुपए चौथ के रूप में देना उसने स्वीकार कर लिया। प्रति वर्ष वो 12 लाख रुपए चौथ के रूप में देगा। उड़ीसा के एक भाग का राजस्व भी उसने मराठों के हाथ में सौंप दिया, ठीक है। तो अब आती है दोस्तों 1756 में की कहानी। अब 1756 में क्या होता है कि अलीवर्दी खां की भी मृत्यु हो जाती है। अब अलीवर्दी खां का एक नाती था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। तो अलीवर्दी खां सिराजुद्दौला की जो उसकी योग्यता थी सिराजुद्दौला की, उससे बहुत अच्छे से परिचित था, और इसीलिए उसने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित करा, ठीक है। मरने से पहले, मरते वक्त उसने सिराजुद्दौला को अपना अधिकारी घोषित कर दिया। अब जैसे ही सिराजुद्दौला ने सिंहासन संभाला, नवाब का पद संभाला, वैसे ही उसके खिलाफ अब षड्यंत्र होना प्रारंभ हो जाते हैं। और षड्यंत्र करता कौन है? उसका चचेरा भाई शौकतगंज, उसकी बड़ी मौसी थी घसीटी बेगम, और उसका राज दरबारी राज बल्लभ। इन्होंने सिराजुद्दौला के विरुद्ध में षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। षड्यंत्र मतलब उसको पद से हटाने के हर संभव साम दाम दंड भेद, जितने भी अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल हो सकता, सबका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। किसी भी तरीके से बस सिराजुद्दौला को वो पद से हटा करके खुद कब्जा करना चाहते थे, नवाब बनना चाहते थे, ठीक है। तो इस विरोध का तो सिराजुद्दौला सामना कर ही रहा था, लेकिन इस विरोध के अलावा भी एक और बड़ी चुनौती थी सिराजुद्दौला के सामने, और वो चुनौती ये थी कि अब तक का समय ऐसा आ चुका था, 1756 तक का समय वैसा आ चुका था कि अब अंग्रेज और जो फ्रांसीसी लोग थे वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे बंगाल पर कब्जा करने के लिए, बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे, है ना। तो उनकी महत्वाकांक्षा इन घर के जो भेदी थे, जो घर के विद्रोही थे, उनसे ज्यादा भयानक थी। तो दोनों प्रकार की समस्याओं से ने सिराजुद्दौला को प्रारंभ में ही घेर लिया। हालांकि सिराजुद्दौला जो था वो दोस्तों बहुत, मतलब एक कुशल शासक हम उसको कह सकते थे, ठीक है ना। एक अंग्रेज अधिकारी था कर्नल स्कॉट। अब इस कर्नल स्कॉट ने क्या किया? अमीर चंद जो कि उस समय क्या सिराजुद्दौला के पिता, सिराजुद्दौला के जो दादा थे, जो अलीवर्दी खां थे, उसके समय से ही एक राज दरबारी का काम करते थे अमीर चंद, उसके साथ मिलकर के सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। किसने? एक अंग्रेज अधिकारी ने, है ना। परंतु सिराजुद्दौला ने अपनी कूटनीति और समझदारी से काम लिया, और सबसे पहले उसने सोचा कि अपनी स्थिति को अगर अच्छा करना है, ठीक करना है, तो सबसे पहले जो अंदर विद्रोह हो रहे हैं उनसे निपटना जरूरी है। तो अंदर के विद्रोह से निपटने के लिए उसने कुछ कार्य किए, और सबसे पहला कार्य किया कि घसीटी बेगम जो कि उसकी बड़ी मौसी थी, उसी को गिरफ्तार करके नजरबंद करवा दिया। सबसे पहला काम किया। दूसरा किया उसने शौकतगंज, उसका चचेरा भाई था
शौकतगंज जो कि अब पूर्णिया का गवर्नर बन चुका था, उस पर आक्रमण करके उससे समझौता करने के लिए विवश कर दिया। तीसरा, उसने सिराजुद्दौला ने प्रयास किया जो दीवान राज बल्लभ था उसको भी कुचल देने का प्रयास किया उसने, लेकिन उसने राज बल्लभ ने क्या किया, अपना पुत्र कृष्ण बल्लभ, राज बल्लभ ने अपने पुत्र कृष्ण बल्लभ की सहायता से वो जाकर के अंग्रेजों से जा मिला और अंग्रेजों से है ना, तो इसमें अंग्रेजों से जा मिला। इस पर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से कहा कि साहब मुझे जो है राज बल्लभ और उसका पुत्र वापस कर दीजिए, क्योंकि वो मेरे यहाँ की जो है मेरे दुश्मन है। लेकिन अंग्रेजों ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम उनको वापस नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे सहयोगी है। तो इस पर क्या हुआ, दोनों के बीच में तनातनी, अर्थात अंग्रेज और नवाब कौन, सिराजुद्दौला, दोनों के बीच में तनातनी प्रारंभ हो जाती है, तनाव शुरू हो जाता है। ठीक, अब ये कहानी और आगे बढ़ती है। तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को किलेबंदी करने से भी रोका था, लेकिन अंग्रेजों ने किलेबंदी जारी रखी, मतलब किले बनाना है ना। सिराजुद्दौला ने स्पष्ट मना कर दिया था कि साहब आप किलेबंदी नहीं करोगे, आप व्यापार करने आए हो, आप सिर्फ व्यापार कीजिए, अनुचित फायदा मत उठाइए। लेकिन अंग्रेजों ने नहीं सुनी और वो करते रहे। तो अंग्रेजों ने नवाब के विरोधियों को संरक्षण भी दिया, जिससे नवाब को अब जो है गुस्सा आने लगा और अब नवाब अंग्रेजों का पूरी तरह से विरोध करने लग गया था। ठीक है, अब इस विरोध के बाद में अब अंग्रेज पूरे फॉर्म में आ जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे फॉर्म में जाती है कि अब किस प्रकार से सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटा करके अपना कठपुतली शासक बनाया जाए, वहां पर नवाब बनाया जाए। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनके राज दरबारियों से और विभिन्न लोगों से अब षड्यंत्र मिलकर के उनको लालच देकर षड्यंत्र करना चालू कर दिया। उस सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है दोस्तों ने आक्रमण बोल दिया, हमला बोल दिया। इधर अंग्रेजों की सेना आ रही थी, उधर से सिराजुद्दौला की सेना आ रही थी, दोनों के बीच में भयानक युद्ध प्रारंभ हो चुका था। लेकिन प्रारंभ अर्थात शुरू हुआ ही था कि इसी बीच में सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, उस सेनापति ने सेना को आदेश दिया कि कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वही अंग्रेजों से मिल चुका था। तो इस तरह से दोस्तों अंग्रेजों ने बिना युद्ध लड़े सिराजुद्दौला अर्थात बंगाल को जीत लिया था। तो इस प्रकार से सिराजुद्दौला को षड्यंत्र करके युद्ध में पराजित किया और उसको नवाब के पद से हटा दिया। नवाब के पद से हटा करके अंग्रेजों ने अपना कठपुतली जफर को अपना नवाब, बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने अचानक कलकत्ते पर आक्रमण कर दिया। कलकत्ता की राजधानी की सुरक्षा जिम्मेदारी मानिकचंद पर थी। कौन था दोस्तों? वो सेनापति मानिकचंद था। अब चूंकि मानिकचंद तो पहले ही अंग्रेजों से मिल चुका था, तो मानिकचंद की गद्दारी के कारण कलकत्ता पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। सिराजुद्दौला युद्ध करने से पहले ही हार गया और इस स्थिति में सिराजुद्दौला को 1757 में अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी और यह संधि ही दोस्तों अलीनगर की संधि कहलाती है। और इस संधि के दौरान ही सिराजुद्दौला को अपना पद छोड़ना पड़ा और यहाँ पर इसके स्थान पर जफर को बिठा दिया था। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये कहानी हमारी होती है कंप्लीट। हमने चारों स्थितियों का वर्णन बहुत पूरे विस्तार से किया, पूरा समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं पूरी स्टोरी आपको पूरी स्टोरी वाइज या समझ आई होगी। कोई आपको बिल्कुल भी इसमें जो है डाउट नहीं रहा होगा। डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, टेलीग्राम पर भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन जो दोस्तों हमारा होने वाला है वो होगा कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। कोई भी दोस्त बिल्कुल परेशान ना हो, कोई स्टोरी अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर आपने बहुत शॉर्ट में निपटा दिया है इसको, तो दोस्तों शॉर्ट में नहीं निपटाया है, बल्कि हमारे कंसेप्ट ही ये थे, है ना। और प्रत्येक कंसेप्ट को जो हमने यहाँ पर शॉर्ट में देखा है, कर्नाटक को पूरे विस्तार से पढ़ने वाले हैं, बंगाल को भी पूरे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक क्षेत्र को हम पूरे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल भी टेंशन ना ले, विस्तार की तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। जब तक मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ पूरा विस्तार ही आपको मिलेगा, फुल डिटेल में ही पढ़ने को मिलेगा। कहीं पर शॉर्ट जैसा कुछ होता ही नहीं, मेरे साथ बिल्कुल ही चलता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेशन होगा दोस्तों हमारा कर्नाटक से स्टार्ट करेंगे हम। कर्नाटक की स्थिति में वही अरकाट फरकाट सब कुछ वापस वही आने वाला है। कर्नाटक में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष क्यों होता है, क्या कारण रहते हैं, उसका क्या परिणाम रहता है, इस युद्ध पर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत जल्दी सेशन में मिलेंगे दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी
जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। सभी नोट्स वगैरह आपको यहीं मिलती है और साथ में दोस्तों आपको सभी लेक्चर की लिंक भी यही प्रोवाइड की जाती है। टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे आकर इस प्रकार की कोई भी डिमांड ना रखें कि सर नोट्स दे दे, ये वो दे दे। पहले टेलीग्राम घूमकर आइए, सब नोट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।